असदुद्दीन ओवैसी ने दक्षिण भारत में तेलंगाना इन दिनों देखिए आप राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वहां लगातार रैली कर रही है। अब राहुल गांधी भी तेलंगाना पहुंच रहे हैं, रुक कर रहे हैं। सामने चुनाव है और तेलंगाना के इन हलचलों के बीच शुक्रवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। अब वैसे तो यह कार्यक्रम मजहबी था, लेकिन इसमें ओवैसी ने हैदराबाद से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत की बात कर डाली। ओवैसी ने देश भर के मुसलमानों के लिए अपना अलग मंत्र दिया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने क्या क्या कहा है। तेलंगाना का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन गर्माहट अभी से दिखने लगी है। एक दिन पहले महबूब नगर में बीजेपी की रैली होती है। अध्यक्ष JP नड्डा की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ती है। और एक दिन बाद वारंगल में राहुल गांधी कांग्रेस की विशाल रैली कराते हैं। तेलंगाना में विरोधी दलों की बढ़ती ताकत और आम जनता के रुझान देखकर हैदराबादी नेता असदुद्दीन ओवैसी अभी से अपना पॉलिटिकल रोड मैप तैयार करने में जुट गए हैं। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ये नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं। जो शरीयत हमको संविधान में इजाजत दी गई कि आईन की दफा 29 के तहत मुझे अपनी तहजीब और तमद्दुन की गारंटी दी गई, एक एब्सोल्यूट राइट दिया गया, वो हमसे छीनना चाहते हैं। हैदराबाद में ये मौका यूं तो ईद मिलन का था, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक के MIM नेता बुलाए गए थे। लेकिन ओवैसी के दिमाग में हैदराबाद घूम रहा था और जुबान पर हिंदुस्तान की सियासत में वजूद बनाने का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला था मजहब का, जिसमें ओवैसी मुसलमानों को पीड़ित और सरकार को जालिम करार देते रहे। उत्तर प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी एक इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी का है, एक बयान तक नहीं देता। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है। तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप। यूं तो ओवैसी को तेलंगाना में करीब 3% वोटर पसंद करते हैं, 7 सीटें भी हैं। लेकिन ओवैसी हैदराबाद से पूरे देश तक फैलने का सपना देखते हैं, और शायद वो भी मजहबी बुनियाद पर। इसीलिए ओवैसी कभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध बस्तियों पर नगर निगम के बुलडोजर को अत्याचार बताते हैं, तो कभी अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई को। जहांगीरपुरी दिल्ली में दिल्ली का बीजेपी का सदर खत लिखता है कि फुला फुला लोग पत्थर फेंक रहे थे, इनके घर को तोड़ दिया जाए। दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। कहां गए वो लोग? कोई नजर नहीं आया जहांगीरपुरी में। ओवैसी वैसे तो केंद्र सरकार को डेमोक्रेसी का मतलब समझाने से नहीं चूकते, लेकिन इनकी डेमोक्रेसी इनके मजहबी रिश्तों से आगे बढ़ती नजर नहीं आती। ओवैसी सरकार पर मुसलमानों के दमनकारी तरीके अपनाने का आरोप भी लगाते हैं। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है। और फिर
संविधान के आइन के पार्ट 4 में क्या कहा गया कि दौलत पूरे मुल्क में बराबर बांटी जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ईद मिलाद के कार्यक्रम में केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम रहने के आरोप भी लगाए और साथ ही साथ कोरोना के दौरान हुई मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का भी जिक्र किया। WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे। घंटे भर से ज्यादा वक्त तक ओवैसी ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, बल्कि राजस्थान की घटना के लिए कांग्रेस की सरकार पर भी नजरअंदाजी का आरोप लगाया। ओवैसी के इन बयानों से तो यही राजनीतिक संकेत मिलते हैं कि तेलंगाना में इस बार कड़ी चुनावी टक्कर होने वाली है। आज तक ब्यूरो। देश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के मसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज नहीं उठाने की शिकायत करते हुए तेलंगाना में आश्रिन के पति की हत्या के मुद्दे पर भी बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वो आश्रिन के पति नागराज की हत्या की निंदा करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों की हत्या पर चुप क्यों रहते हैं? हैदराबाद के सरूर नगर में दरिंदों ने दलित युवक की इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने सैयद आशरीन सुल्ताना से शादी कर ली थी। बीच सड़क पर सैयद मोबीन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद नागराज की हत्या कर रहे थे और भीड़ चश्मदीद थी। हैवानियत की ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक सियासी स्कोरिंग भी हो गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से एक हरफ नहीं निकला। जिस ओवैसी को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई देता है, जो लोकतंत्र और समान अधिकार की बात करता है, उस ओवैसी ने हैदराबाद के सरूर नगर की दरिंदगी पर चुप्पी साध ली। और जब ईद मिलन समारोह में ओवैसी केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, तब उन्हें याद आया कि हैदराबाद में मजहब के नाम पर भी हत्या की गई है। ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे। हर चीज हमारे पास, इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं। इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। सरूर नगर में एक सिरफिरे मजहबी कट्टरपंथी ने एक दलित युवक को बेरहमी से मार डाला। उसके लिए ओवैसी ने निंदा जाहिर कर दी, लेकिन उसके साथ ही बीजेपी पर हमले का मौका भी नहीं छोड़ा। का नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए। आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिए, उसकी दुकान को तोड़ दिए। अखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। वैसे ओवैसी ने इसी कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली में PM आवास से चंद मिनटों के फासले पर
जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था और वहां कोई नहीं गया। लेकिन हैदराबाद के सरूर नगर में जहां सरेआम हत्या हुई है, वहां से ओवैसी का घर 10 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। ओवैसी ने मारे गए नागराज के घर वालों को छोड़िए, नागराज की पत्नी आशरीन तक को सांत्वना देना गवारा नहीं समझा, बल्कि ओवैसी ये कहते हुए जरूर सुने गए कि पुराने हैदराबाद में घुसना मत। और जो लोग बोल रहे ओल्ड सिटी में, पाता बस्ती में, ये अरे पाता बस्ती क्या क्या कर रहा है भाई, हैं? बड़े आके चले गए, कुछ नहीं कर सके। इन्हों हमारे को बोल रहे पाता बस्ती में वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, आओ मुकाबला करो, देखेंगे क्या करते तुम। बात करेगी पाता बस्ती, ओल्ड सिटी, ये ओल्ड सिटी में बहादुर लोग रहते। एक जुबान धमकी और दूसरी जुबान विक्टिम कार्ड। ओवैसी बंधुओं की सियासत का ये पुराना ढर्रा रहा है। फिर भी ओवैसी को उम्मीद है कि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर वो सियासी रसूख हासिल कर पाएंगे और इसी जोड़तोड़ में ओवैसी ईद मिलाप के मौके पर भी सियासी आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। आज तक ब्यूरो।